स्वागत है सभी का। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल प्रकरण संख्या 2 आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता है कि हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही आनंद के साथ वीरगाथा काल पूरा करके आ चुके हैं। भक्ति काल भी बहुत मज़े-मज़े के साथ हमने पढ़ा है, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे उनको। और रीतिकाल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो पृष्ठभूमि हमने रीतिकाल की पढ़ी थी, वो पहले प्रकरण में हमने पूरी पढ़ ली, ठीक है ना? इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि यार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन होना चाहिए, ठीक है ना? तो हमने पढ़ा था कि शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। ये सारे जितने भी बातें हैं, तथ्य हैं, ये हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था। क्यों चिंतामणि त्रिपाठी को माना है प्रवर्तक, ये भी हमने डिस्कस किया था। इधर से केशव दास जी को किस-किस ने प्रवर्तक माना है, क्यों माना है? ये भी हमने कारण सहित डिस्कस किया था। रीतिकाल की जो प्रवृत्ति है, उसको भी हमने पढ़ा था। रीतिकाल का काव्य भक्ति काल के काव्य से किस प्रकार से भिन्न है, ये भी हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। भक्ति काल का पतन भी मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल जैसा स्वर्ण काल, ठीक है ना? हम जब कविता क्या है, निबंध पढ़ते हैं ना, शुक्ल जी का निबंध कविता क्या है, उसमें लिखा हुआ है पंक्ति कि ठीक है कि कविता जो है वो मनोरंजन तो है ही सही कविता का उद्देश्य, मगर कविता का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो मानव मात्र की जो पीड़ा वगैरह है या उसको मतलब उसके दुखों को सुख-दुख को ही कहीं मतलब क्या कहते हैं उसको यार दिखाना कहीं न कहीं से, है ना? उसी को सही तरीके से दिखाना ही जो है वो उसका अंतिम उद्देश्य होता है। एक जगह लिखा हुआ है, कहाँ पे है यार वो? मेरे पास एक सेकंड यहाँ पे है। ये रही कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य का हृदय का सामंजस्य स्थापित करना ही मनुष्य कविता का अंतिम लक्ष्य है। और ये बहुत सही बात भी है। देखो सबसे पहले कोई भी जो कला होती है ना वो मनोरंजन के लिए ही अच्छी लगती है क्योंकि इंसान के पास तो वैसे ही बंधे हुए हैं वो तो हर कामों में। क्योंकि बंधन तो चाहे वो वर्कलोड हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो फिर किसी प्रकार से इंसान जुड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो कहीं न कहीं मनोरंजन तो आवश्यक है ना। परंतु किसी भी कला में उतनी ज़्यादा मनोरंजन के चक्कर में मतलब इतनी ज़्यादा अनैतिकता नहीं आ जाए कि फिर वो जो उसका मुख्य उद्देश्य है ना, उससे भटक जाए वो। तो वही वाली बात है कि भक्ति काल की जो काव्य रचना थी, उसमें कुछ ऐसे अंतर आना स्टार्ट हो गए कि जिसके कारण वो भक्ति काल की जो पृष्ठभूमि थी, या भक्ति काल की जो प्रवृत्ति थी, उनसे भिन्न रचना लिखना स्टार्ट हो गई। अब वो बात ऐसी नहीं है कि रीतिकाल जो है कहीं न कहीं उसमें कुछ ऐसी गलत रचनाएँ लिखी गई है, लेकिन भक्ति काल का जो उद्देश्य था कहीं न कहीं वो था क्या था? हमने पढ़ा ना कि अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। तो ये चीज़ मिलती है हमको भक्ति काल में, ठीक है ना? कि जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण हमको भक्ति काल में मिलता है। पर चूँकि शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि भक्ति जो कविता है उसका लक्ष्य मनोरंजन है, तो फिर रीतिकाल में हमको वही चीज़ें मिलती है, ठीक है ना? एक प्रवाह जो एकदम देखा जाए ना तो जैसे समुद्र से या फिर जब बाँध से जब पानी निकलता है, प्रवाह आता है ना, धीरे-धीरे देखा जाए तो वो प्रवाह के साथ जो नदी बही थी वो भक्ति काल में हमको प्रवाह और ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आगे जाके बहुत सारी ऐसी-ऐसी नदियाँ हैं जो आगे जाके छोटी-छोटी नहरों में तब्दील हो जाती है, ऐसा है बिल्कुल, है ना? कुछ-कुछ तो ऐसी भी है जो मतलब मुश्किल से पानी की धार एकदम शून्य जैसी हो जाती है, बाद में आगे जाके और ज़्यादा बेहतरीन धारा में बदल जाती है। तो बस रीतिकाल ने जो सबसे बड़ा योगदान है वो यही है कि रीतिकाल ने जो काव्य की एक कड़ी चल रही थी ना, उस कड़ी को जोड़ के रखा है, कविता को मरने नहीं दिया है, सबसे बड़ी बात ये है। काव्य की जो धारा है ना, उस धारा को बंद नहीं होने दिया है, सूखने नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है? हालाँकि कोई भी कोई डाउट हो किसी प्रकार का रीतिकाल से तो वो आप मुझे पूछ लेना कमेंट वगैरह करके तो मैं बता दूँगा और टेलीग्राम पे तो अपन डिस्कस करेंगे इसे जो भी लाइव है। तो फिर हमने ये सब चीज़ें हमने प्रकरण संख्या 1 में पढ़ी थी, ठीक है ना? कि कौन-कौन से संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनको किस-किस आचार्य ने पढ़ा था और फिर उसके बाद जो अन्य परवर्ती कवि हुए हैं, उन्होंने कौन-कौन से संस्कृत आचार्यों का अनुसरण किया था। हालाँकि जो नगेंद्र वाली पुस्तक है उसमें हमने और विस्तार से रीतिकाल को पढ़ा है। नगेंद्र वाली पुस्तक से रीतिकाल को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, शुक्ल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीतिकाल को हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रकरण संख्या 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षेप उल्लेख हो चुका है, उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य-मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। रीति ग्रंथकार कवि यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? 3 प्रकरण है इसमें, ठीक है? पहले प्रकरण का नाम हो जाएगा 3 प्रकरण में सामान्य परिचय पहला प्रकरण, दूसरा हो जाएगा रीति ग्रंथकार कवि और तीसरा हो जाएगा अपने रीति के अन्य कवि। अब तक कभी कोई पूछ भी लेना कि रीतिकाल को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 3 भागों में डिवाइड किया है।
अतः रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त, ये तो शुक्ल जी की कल्पना है ही नहीं। रीतिबद्ध रीति मुक्त रीति सिद्ध जो आप पढ़ते हो, ये तो विश्वनाथ प्रसाद जी की जो है उनकी कल्पना है। ये देखा जाए ना तो विश्वनाथ मिश्र जिसे हम कहते हैं ना, उनकी है ये, विश्वनाथ मिश्र, ठीक है, उनकी कल्पना है। तो उन्होंने ही रीतिकाल को 3 खंडों में डिवाइड किया था। ये याद रखना, 3 भागों में। हम पढ़ते हैं रीति के ग्रंथकार कवि, तो देखते हैं पहले कवि चिंतामणि त्रिपाठी, जबकि केशवदास को सेनापति को विभक्ति काल के अन्य फुटकल कवियों में प्रकरण संख्या 6 में पढ़कर आ चुके हैं। यहाँ पे हम चिंतामणि त्रिपाठी से शुरू करेंगे, क्योंकि टिकवापुर, मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं तथ्यों को याद रखना है। टिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, ये चारों कवि थे। अब देखना, शुक्ल जी ने ये इतिहास ग्रंथ लिखा था 1929 के आसपास, और इससे पहले से वो लिखते आ रहे थे। इस टाइम तक तो ये प्रकाशित हो चुका था। इसके बाद काफी सारे ऐसे शोध आए हैं, शोध हुए हैं, जिनमें मतलब बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जो इनका खंडन किया गया है, और जो सही तथ्य है उनको सामने रखा गया है। बावजूद शुक्ल जी के जो तथ्य है उनको पूछा जाता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जैसे चिंतामणि त्रिपाठी की यहाँ पे 4 भाई बता दिए, आगे जाके नगेंद्र की पुस्तक में इसका खंडन किया हुआ है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ल जी ने जो लिख दिया उसको भी बराबर पूछा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर या फिर कह सकते हो उसको, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट। तो 4 भाई थे, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण आप जानते ही हैं कौन है, मतीराम की भली बात ये आपको पता है, जटाशंकर आपको याद नहीं रखना, बस इतना सा याद रखना है कि 4 भाई थे। जिसमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए हैं। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। कुछ दिन से ये विवाद उठा है कि भूषण न तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण नहीं मिलेगा ना, तब तक हम इसे अस्वीकार नहीं की जा सकती, है ना। चिंतामणि का जन्मकाल संवत 1666 बैठता है, अर्थात 1666 के अनुसार ये संवत 1609 हो गया ना, मोटा मोटा ये। अतः 1609 और 1601 दोनों ही लगभग लगभग इनका जन्म माना जाता है, ठीक है ना। तो 1666 के लगभग कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है, जन्म बता दिया। कविकुल कल्पतरु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तरु है, पेड़ है, सब कुछ आएगा, अर्थात सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। मैंने पहले ही बता चुका आप सर्वांग निरूपक ग्रंथ क्या होते हैं, पिछली कक्षाओं में हम डिस्कस कर चुके हैं। कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी नामक कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 में लिखा है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज ने लिखा है कि ये बहुत दिनों तक नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ पर रहे, और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल पर बहुत भारी ग्रंथ भी बनाया। और काव्य विवेक और कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश और रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद है। इनकी बनाई हुई रामायण तो कवित्व और नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबा रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनई अहमद ने इनको बहुत ज़्यादा दान दिया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं पर अपना नाम मणिमाल भी कहा है, ठीक है। अब यहाँ तक कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना आपको। चिंतामणि त्रिपाठी प्रवर्तक हैं, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। दूसरा याद रखना है, कवि कुल कल्पतरु जो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। काव्य विवेक इनका ही ग्रंथ है, हमको याद रखना है। और काव्य प्रकाश मम्मट का भी है, काव्य प्रकाश मम्मट का भी है, काव्य प्रकाश चिंतामणि त्रिपाठी का भी है, याद रखना है। रामायण और छंद विचार उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखना है, क्योंकि छंद प्रकाश के नाम से भी ग्रंथ मिलता है, छंद, ठीक है, छंद विचार के नाम से भी मिलते हैं अलग अलग, कन्फ्यूज मत होना। बस ये है कि आप छंद विचार के नाम से एक ग्रंथ भी चिंतामणि का है, मणिमाल के नाम से, ठीक है, चिंतामणि, चिंतामणि, ठीक है ना, त्रिपाठी से मणिमाल, ये तो याद रह जाएगा आपको, चिंतामणि का नाम ही क्या है, मणिमाल, ठीक है। और क्या रखना है इसमें से याद, कि मकरंद भोसला राजा मकरंद शाह के दरबार में रहते थे, बस इतना सा। ये शाहजहां, इनका नाम याद नहीं रखना आपको, बिल्कुल भी, ठीक है। 3-4 तथ्य हैं, बहुत आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। हिंदी साहित्य में सबसे आसान प्रश्न बनते हैं रीतिकाल से, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना किसी भी एग्जाम की तैयारी के बाद। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि जी ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। अब खुद ने कह दिया शुक्ल जी ने, अतः चिंतामणि त्रिपाठी सर्वांग निरूपक कवि है। इनकी भाषा ललित भी है, सानुप्रासिक होती है। अवध के पिछले कवियों की भाषा को देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचनाओं के कुछ पद नीचे दिए गए हैं। पंक्तियां तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मैं स्वयं बता दूंगा, चलो बाकी नहीं पढ़ने अपन को। कि यही उदाहरण है जिन्हें जे परे मोह मोह ददी के जल फेरे। ये पंक्तियां बिल्कुल याद नहीं रखनी है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा भी, इनकी एक पंक्तियां इंपॉर्टेंट है वो।
एक आजू में कुंदन बेनी सखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे, बिल्कुल नहीं याद रखनी है भी। ये देखो, ये पंक्तियाँ याद रखनी है कि आँखी न मूंद के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे। ठीक है ना, एक प्रकार से श्रृंगार रस की पंक्तियाँ हैं ये कि आँख मींच कर, मतलब किसी कोई पीछे से आता है और पीछे से आके हमारी आंखें बंद कर लेता है ना एक प्रकार से, तो वही वाला दृश्य यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आँख मूंद के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे। फिर मिस आनी थी, आप कैसे वो एक ट्रिक से याद करो। तो कोई भी जब किसी को हम मिस करते हैं ना, तो मिस करते हैं तो हमें चिंता होती है ना, तो मिस आनी आते ही समझ जाना कि चिंतामणि त्रिपाठी यानी कि चिंता वाले आदमी ने इसको पंक्तियों को लिखा है। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है बस थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है, इसके अलावा और पंक्तियाँ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी खत्म। मुश्किल से आधे पैसे ज़्यादा नोट्स इनका नहीं बनेगा कभी ज़िंदगी में, और आधे पैसे ज़्यादा नोट्स कभी बनाना भी मत इनका, ठीक है ना। अगले कवि है बेनी, ठीक है। ये असली के बंदीजन थे, बेनी बंदीजन नाम से हम पढ़ते हैं। बेनी प्रवीण पढ़ेंगे, बेनी वाजपेयी, अलग अलग है, शुक्ल जी सब बता देंगे। ये संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे, बिल्कुल जन्म याद नहीं रखना। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता तो नहीं पढ़ेंगे। फुटकल कवि मिलते हैं जिससे अनुमान होता है कि नक्शिक और षठ ऋतु पुस्तकें लिखी होंगी। कवि कविता इनकी साधारण अच्छी होती है, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। छरे सिर पर छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्ता ठहरे। नहीं याद रखना, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रखना इनके बारे में, ठीक है ना। जरूरी तो नहीं है ना आप 57 कवि तो रीति ग्रंथकार कवियों में लिखे हैं, इसके अलावा 41 से आसपास कवि जो है वो अन्य कवियों में लिखे हैं। सारे थोड़े ना पढ़ने हैं और सारे याद भी नहीं रखने हैं और सारे पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। बस इतना सा याद रखो, रीति ग्रंथकार कवियों में बेनी का नाम रखा है, बेनी बंदीजन का, ठीक है ना। इसे चलते हैं। ऋतु पावस यों ही बितावत हो, मरी हो फिर बावरी हो पनरी। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना बेनी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गिनती के 8-10 कवि है रीतिकाल में, उनको अगर आप बार बार पढ़ लोगे वो काम चल जाएगा। जसवंत सिंह, भले ही इनके बारे में 2 पेज दे दे चाहे 10 पेज दे दें, इंपोर्टेंट तो मुश्किल से 4 लाइन है, बस उतनी पढ़नी है हमको, ठीक है ना। क्या क्या है, ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराजा थे। सबसे पहला तो यही हो गया कि राजा थे, राजाओं के भी कवि थे। कहाँ के थे, मारवाड़ के थे, अतः राजस्थान के हो गए। जो अपने समय में प्रतापी हिंदू नरेश थे और औरंगजेब को बराबर भय रहता था इनका, ठीक है ना। इनका इनका यानी कि जसवंत सिंह से औरंगजेब भी डरते थे। इनका जन्म 1683 में ठहरता है। ये शाहजहाँ के समय में लड़ाइयाँ भी जा चुके हैं करने, और महाराज गंज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे, नहीं याद रखना है। इनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे हैं। इनके बड़े भाई अमर सिंह उद्धत स्वभाव के थे, कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक विद्वान और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए हैं। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्ता खान के साथ ही छत्रपति के शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण में जी गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खान की जो दुर्गति हुई है वो बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से हुई है। अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए और संवत 1745 में इनका परलोकवास हो गया। इतना जो हमने पढ़ा, ये सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि शुक्ल जी की एक एक लाइन पढ़ रही है इस वजह से, अन्यथा इन पूरी पंक्तियों में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सिवाय इस बात के कि ये महाराष्ट्र के, राजस्थान के थे, मारवाड़ के थे, गंज सिंह के पुत्र थे, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है। जो इम्पोर्टेंट तथ्य मैं बताऊंगा अभी, कि ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है यार, ये पूछी गई है, 1000 बार पूछी गई है, ऐसी बात नहीं है। अनेक अनेक एग्जाम में, यूजीसी नेट हो चाहे इधर से अपना जो आरपीएससी के एग्जाम हो और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, बहुत सारी जगह पूछी गई है ये पंक्तियाँ, ठीक है ना। कॉल्स ब्लॉक कर देता हूँ वर्ग को ताकि कॉल वगैरह से डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, याद होनी ही चाहिए। कोई इसका मतलब याद होनी चाहिए, क्या कंटेस्ट थोड़ी करनी है अपन को, एग्जाम में देखते याद हो जाना चाहिए अपन को, है ना। भाषा भूषण भूषण लगा हुआ है, भरण लगा हुआ हो, समझ जाना अलंकार ग्रंथ है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं है।
प्राकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। महाराज जसवंत सिंह इस नियम में अपवाद है। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए थे, कवि की हैसियत से तो उन्होंने सोचा ही नहीं है। भाषा भूषण किसका अनुवाद है देखा जाए तो था चंद्रालोक का, और चंद्रालोक ग्रंथ किसका है? जयदेव के। तो जयदेव के चंद्रालोक का छाया अनुवाद कहा जा सकता है कि जयदेव की चंद्रालोक की छाया पर बनाया हुआ ग्रंथ है ये। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण भी है और उदाहरण भी है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्राय एक ही ध्वनि में लक्षण भी है और उदाहरण भी है। ठीक है। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ में बड़ा सुविधा हो गया है और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच में वैसा ही सर्वप्रिय हुआ है जैसा चंद्रालोक फेमस हुआ था। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है, ठीक है ना। वे तथ्य वैसे तो जो ये अवधारणा है ना जो दी हुई है, ये कहीं ना कहीं जो मुख्य कवि है ना, मुख्य धारा के कवि है, उनके बारे में पूछा जाता है तो उतना वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं है। बस हमको याद नहीं रखना है, बस कभी कभी इनका रिवीजन करना है कि भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, चंद्रालोक से इन्होंने अनुसरण किया है, बस खत्म बात। नीचे चलते हैं कि भाषा भूषण के अतिरिक्त इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो है वे तत्व ज्ञान संबंधित है। कौन कौन से हैं? याद नहीं रखने हैं, शक्ल देख लेना कभी कभी मन हो तो, क्योंकि पूछा गया है। अपरोक्ष सिद्धांत थोक के भाव में, अनुभव प्रकाश बिल्कुल नहीं, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, ये बहुत बार पूछे गए हैं सारे के सारे, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। भाषा भूषण तो आए दिन पूछा जाता है। तो ये अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ठीक है ना। सिद्धांत सार और सिद्धांत बोध और अपरोक्ष सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जबकि संग्राम सार अलग रखना है। संग्राम सार जो है वो अलग ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है ये मुझे कमेंट करके बता देता है, ठीक है ना। अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये सारे के सारे ग्रंथ है किसके? तो सिद्धांतवादी है। कौन है सिद्धांतवादी? राजा जसवंत सिंह, ठीक है। जैसे चलते हैं, ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही है, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य से जहाँ तक संबंध है, ये आचार्य या शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय करने के लिए भाषा भूषण के नीचे कुछ दोहे दिए हुए हैं कि अत्युक्ति अलंकार अत्युक्ति, यह वर्णत अतिशय रूप, जाचक ते दान में भय कल्पतरु रूप, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्थात अत्युक्ति मतलब क्या था कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना, है ना। वर्णत अतिशय रूप, किसी का अतिशय रूप का वर्णन करना। तो क्या होगा ना, इन्होंने अत्युक्ति में पहली पंक्ति में तो इन्होंने अत्युक्ति अलंकार की परिभाषा दे दी और दूसरी पंक्ति में इनका उदाहरण दे दिया। तो यही बताना चाहते हैं कि जाचक तेरे दान में भय कल्पतरु भूप, भूप है ना, भूप, ये भूप है वो कल्पतरु हो चुके हैं। पर्यस्ता पूर्ण, पर्यस्ता अपन होती, पर्यस्त जो गुण एक को और विषय आरोप, वही सुधाधर नाई ये वदन सुधाधर ओ। बिल्कुल याद नहीं रखना है, दोनों ही याद नहीं रखना। ये दोहे चंद्रलोक के इन ग्रंथों के इन श्लोकों की छाया पर लिखे गए हैं, ये भी हमको याद नहीं रखना है ना। मुझे चलता है, भाषा भूषण पर बात पर टीका भी लिखी गई है, जैसे अलंकार रत्नाकर नाम, जैसे बंशीधर ने लिखा था, और दूसरी टीका प्रताप शाह ने लिखी थी, और तीसरी गुलाब कवि ने लिखी है भूषण चंद्रिका। कभी मैंने गुलाब कवि की रचना भूषण चंद्रिका कभी देखी नहीं, किसी एग्जाम में कभी आई है तो बाकी ठीक है, नजर से निकाल लेना, चंद्रिका गुलाब कवि, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। आज के सबसे इम्पोर्टेंट और हिंदी साहित्य के प्रकांड कवियों में से जैसे कह सकते हैं बिहारी कवि, जैसे कहते हैं बिहारी लाल, जो बिहार से नहीं थे, जो ग्वालियर से थे, राजस्थान से इनका विशेष संबंध है। बिहारी बहुत महत्वपूर्ण कवि है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाकई में। इनके बारे में एक पंक्ति शुक्ल जी की जो लिखी हुई है, यही हर एग्जाम में पूछी जाती है। और कवियों ने भले जितना भी आलोचना इनके बारे में की हो, आलोचना इन द सेंस मतलब कहते हैं ना, जो भी मतलब विशेषताओं में कुछ पंक्तियाँ कहा हो, ऊँची शुक्ल जी की जाती है ज़्यादातर, ठीक है ना। राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वस्तीगंध श्याम कह दिया, रस को भी गीता कह दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी बिहारी सत्सई को, पर पूछा तो शुक्ल जी से ही जाता है अधिकांश एग्जाम। बिहारी लाल कैसे थे भाई? मथुरा के चौबे कहे जाते हैं, माथुर चौबे कहे जाते हैं, माथुर चौबे। इनका जन्म ग्वालियर के पास में हुआ था, बसुआ गोविंदपुर गांव में, सनमत 1660 के लगभग माना जाता है। इस दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती है, ठीक है ना, एक दोहे के अनुसार। और ये अपना ससुराल मथुरा में बताते हैं। अनुमान करते हैं कि ये सनवत 1720 तक वर्तमान में रहे हैं। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में भी रहा करते थे।
कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुँचे थे ना, उस समय वो अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजगास देखने के लिए महलों के बाहर ही भी नहीं निकलते थे। तो सरदार ने कहा कि यार बिहारी जी को ऐसा दोहा बनाओ कि ये मान जाएँ, थोड़ा-सा इनको थोड़ा-सा कुछ तो इनके अंदर आग जगे। तभी इन्होंने कहा, भाई नाही पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बिंध्यो आगे कौन अव्वाल। भाई जो भ्रमर है वो तो कलियों में ही रली कर रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो। अब आगे तो कौन ही हवाल है। दोहे छंद में लिखी गई पंक्तियाँ हैं कि दोहा है ये। अर्थात कभी कोई पूछे कि बिहारी सत्य का वो कौन-सा दोहा है जिसके बाद बिहारी सत्य का आरंभ हुआ, है ना? तो वो नहीं पराग नहीं मधुर मधु आएगा। लेकिन कोई पूछे बिहारी सत्य का पहला दोहा कौन-सा है? तब हम बात करेंगे मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। तो इन दोनों में सिर्फ यही 2 बातें भिन्न हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधियो आगे कौन अवाल। ये दोहा तो लिखा गया था, इसके बाद बिहारी सत्य लिखने की प्रेरणा दी मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने। लेकिन जब बिहारी सत्य लिखा गया तो पहला दोहा जो है मेरी बहु बाधा हरो, ठीक है? अंतर हो गया। राजा को ये पढ़ा बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बोला कि ठीक है तू अपना काम कर, तू दोहे लिख चुपचाप और मैं तुझे पैसा दूँगा, एक दोहे के ऊपर बढ़िया वाला पैसा मिलेगा तुझे, है ना? तो आराम से उसको पैसा इतना बढ़िया मिलता था कि आराम से उनको मतलब एक दोहे पे 1 साल के बराबर पैसा मिल जाता था। तो आराम से 35-36 साल में जो इंसान जॉब करता है ना 25-30 साल एक प्रकार से, तो उतने सालों में इन्होंने आराम से बिहारी सत्सई लिखी। लास्ट में सुसाइड वगैरह करके इन्होंने कहते हैं कि सुसाइड वगैरह कर लिया था। तो पढ़ते हैं आगे, कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर भी निकले और तभी से बिहारी का मान और अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे लिखने की आज्ञा दी गई। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पे असर भी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे जब बन गए तो बिहारी सत्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्रृंगार रस के ग्रंथ में जितनी ख्याति और जितना मान इस ग्रंथ का हुआ है उतना और किसी का नहीं हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेगा यहाँ पे बिहारी सत्य की जगह डॉट 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 देके कि किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है ये। कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ज़्यादा सफलता मिली है ना बिहारी सत्य को उतना किसी और ग्रंथ को नहीं मिली। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि हम ये भी पढ़ेंगे कि रामचरितमानस के बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रिय ग्रंथ लोगों के द्वारा पढ़ा गया है या जो छपा गया है या जिसमें रस मिलता है वो बिहारी सत्य ही है। ठीक है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पाई हुई पंक्तियाँ मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। इनके पीछे 5 लिख के 1000 लिख के परसेंटेज लगा लो। और मैंने वैसे भी कह रखा है ना आपसे यार कि जब भी कोई पैराग्राफ शुरू होता है या खत्म होता है तो वो पंक्ति तो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो एग्जामिनर होगा वो कोई तो है नहीं पहले बिहारी सत्य ही पूरा पढ़ेगा या शुक्ल जी से पूरा बिहारी पढ़ के फिर देगा, नहीं ना, याद रखना, ठीक है ना। इनकी 50 टीकाएँ लिखी गई है। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएँ तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई। कृष्ण कवि ने जो टीका लिखी है वो कविता छंदों में लिखी है। हरिप्रकाश टीका लिखी है किसी ने, लल्लू जी ने लिखी है लाल चंद्रिका के नाम। सरदार कवि ने भी लिखी है, सुरपी मिश्र ने भी लिखी है अमर चंद्रिका के नाम। पूछेगा अमर चंद्रिका किसकी पुस्तक है, पहला तो ये प्रश्न बनेगा। दूसरा ये है अमर चंद्रिका जो है किसकी टीका है, ये बिहारी सत्य की टीका है। तो सुरपी मिश्र और अमर चंद्रिका दोनों चीज़ें याद रखनी है। कृष्ण कवि इनका एक बेटा था, दत्तचित बेटा जिसे कहते हैं एक प्रकार से दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र था। कवित्व छंदों में इन्होंने बिहारी सत्य को कन्वर्ट किया था। ठीक है, हो गया। लाल चंद्रिका लाल कवि की हो ही जाएगी, लल्लू लाल जी की, ठीक है, लल्लू जी की। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों को भाव पल्लवित करने वाले छपैये, कुंडलिये, सवैये आदि कवियों ने रचे हैं। पठाल सुल्तान की कुंडलियाँ इन दोहों पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है। भारतेंदु जी ने स्वयं ने भी कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए। अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहारी विहार नाम से ग्रंथ लिखा है जो कि बिहारी सत्य की टीका है। बिहारी विहार याद रखना बिल्कुल, बिहारी विहार या बिहारी विहार। अंबिका दत्त व्यास। मैं जब आधुनिक काल पढ़ाता हूँ, भारतेंदु युग पढ़ाता हूँ, तब विस्तार से वहाँ पर भी बताता हूँ। याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। पंडित परमानंद ने तो श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत में अनुवाद कर दिया। भाई जब पंडित लगा हुआ है आगे तो जाहिर सी बात है कि ज्ञानी होगा, और ज्ञानी होगा तो संस्कृत में ही कन्वर्ट करेगा। यहाँ तक कि उर्दू के शहरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन पहले बुंदेलखंड में मिला है कि इन्होंने मुंशी देवी प्रसाद जी ने, है ना, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने किया है। ठीक है, इस प्रकार बिहारी संबंधी अलग अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए
प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला है। हम जब नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इन्हीं का चर्चा कर रहे हैं, अपने इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ है। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि ये पंक्तियाँ अंतिम है तो इम्पोर्टेंट है, और आप देख लेना किसी भी एग्जाम में ये 1000 बार पंक्तियाँ पूछी गई है कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये ग्रंथ संपादित हुआ है ना, आज तक हिंदी में कोई ग्रंथ संपादित नहीं हुआ। ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ के बारे में कही गई है? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई बिहारी रत्नाकर के बारे में। बिहारी रत्नाकर बिहारी सत्य की टीका है और सर्वमान्य टीका है, और आज तक की सबसे ज़्यादा वैलिड टीका जिसे कहा जाता है वो यही है, ठीक है ना, मानक टीका जिसे कहते हैं। तो उसी के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये ग्रंथ छपा है ना भाई, आज तक कोई ग्रंथ नहीं छपा है यार, इतना बढ़िया ग्रंथ है ये यार, मजा आ गया पढ़ के। ये ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। बिहारी जी ने इस सत्य के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, सबको पता है। तो ऑप्शन में आएगा बिहारी की काव्य की विशेषता पूछेगा तब क्या बिहारी जी ने और भी ग्रंथ लिखा है क्या? नहीं लिखा, सिर्फ बिहारी सत्य लिखी है। दूसरा ऑप्शन आएगा कि बिहारी सत्य में सिर्फ 713 दोहे या 719 दोहे हैं। अब 713 719 उसमें नहीं पढ़ना अपन को, 713 ही ऑप्शन में आएगा या 719 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो कहेगा कि सिर्फ दोहे छंद में रची हुई है। अरे नहीं भाई, बोले रहो आप सब, 713 दोहे नहीं है, 719 दोहे नहीं है, कुछ सोठे भी है, ये याद रखना आप, कुछ सोठे छंद भी है, ठीक है ना। और सोठा और दोहे में दिन रात का अंतर है। छंद छंद ही होता है, एक छंद या तो होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखना 719 या 713 जो है वो सिर्फ दोहे ही नहीं है, सोठा छंद भी है, तो आपको याद है। ये बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है। अर्थात कविताएं कितनी सारी लिखी है, 1000 2000 10,000 10 किताबें छाप दी, कोई मतलब नहीं है। एक लिखो, ढंग की लिखो, मस्त लिखो, जिसे पढ़ के मजा आ जाए। तो ये पंक्तियां किसके लिए कही है? बिहारी के बारे में कही है शुक्ल जी ने, कि साहित्य के क्षेत्र में इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है ये बात कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए, बिहारी के दोहों में वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। मुक्तक के प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती है, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है, ठीक है ना। हृदय में एक स्थायी भाव प्रभाव ग्रहण कर लेता है। इसमें तो रस के ऐसे ऐसे छींटे पड़ते हैं जिन्हें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। देखो शुक्ल जी बहुत चालाक है, थोड़ी देर वाला शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने ना, क्योंकि जो परमानेंट वाला शब्द है ना, ये सिर्फ घनानंद के लिए यूज कर सकते हैं। वही पढ़ेंगे आगे, क्यों कहा है मैंने ये, कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है ना, तो मुक्त चुना हुआ गुलदस्ता है। तो ये पंक्तियाँ कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेन चेंज कर लेता हूँ। कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के 5 लगा के 1000 लगा के परसेंट लगा लेना। इसी से यह समाज सभा और समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके जीवन के एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता है, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को अत्यंत मनोरम वस्तुएं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तंभ कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अतः जिस कवि में कल्पना के समाहार शक्ति, समाहार का मतलब मोटा मोटा ये होता है कि समेट कर बहुत बड़े बड़े भावों को, बड़े बड़े शब्दों को, गहरे गहरे शब्दों को छोटी सी पंक्तियों में बेहतरीन तरीके से व्यक्त कर देना। कि वाह यार, कितनी सूक्ष्म बात, कितनी मधुर बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी इतने कम शब्दों में। तो जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति, ठीक है ना, जितनी अधिक होगी उतनी ही वो मुक्तक की रचना में भी सफल हो पाएगा। मुक्तक क्या होता है यार? 4 पंक्तियां, 2 पंक्तियों का एक छंद होता है, जाहिर सी बात है। उसमें सब कुछ कहना होता है, बात खत्म करनी पड़ती है, अधूरा नहीं छोड़ सकते उसको। गीत नहीं है वो कि 4 पंक्तियों में पूरा करेंगे, ऐसा है नहीं। खंड काव्य है। मुक्तक अपने आप में एक प्रकाश है, स्वयं अपने आप में देखा जाए तो मुक्तक अपने आप में महाकाव्य है देखा जाए तो, क्योंकि पूरी बात उसी में खत्म हो जाती है, 4 पंक्तियों में, 2 पंक्तियों। उसमें एक घटना शुरू शुरू भी होती है और उसमें एक घटना खत्म भी हो जाती है। कितनी बड़ी बात है ना यार। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ
भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी ना, उतना ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान से थी, ठीक है ना? इसी से वे दोहे ऐसे छोटे मंद में इतना रस भर चुके हैं, इसी से वे दोहे जैसे छोटे से छंद में इतना रस भर चुके हैं। इनके दोहे क्या है, रस के छोटे-छोटे छींटे हैं क्या? इसी से किसी ने कहा है क्या? किसी ने क्या, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ हैं ये। इस सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखम पे छोटे लगे घाव करें गंभीर, है ना? ऐसा लगता है कि छोटे-छोटे दोहे हैं, पर यूँ मत समझना कि भाई कि मतलब क्या बोलते हैं आसान है ना? जैसे क्या होता है ना कि जो छोटा, अब जैसे मान लो जो छोटा-सा जो पिन होती है ना, छोटी-सी जो पिन है कहीं न कहीं, वो कितनी बुरी चुभती है ना, जब चुभने को लगती है, जैसे छोटा-सा काँटा भी कितना गहरा एक प्रकार से, है ना? तो ऐसे क्या होता है, नाव के तीर से हम मोटा-मोटा ये अर्थ बताया जाता है कि जो वो शिकारी जब जाता है ना, तो कहीं न कहीं छोटे-छोटे जो तीर होते हैं एक प्रकार से, जो क्या होता है ना, बहुत गहरा जाता है एक प्रकार से, वो जो उनकी मार लगती है ना, तो घाव बहुत बड़ा हो जाता है एक प्रकार से देखा जाए ना तो। दिखने में तो वो छोटे लगते हैं वो तीर, ऐसा लगता है वो प्रॉपर जो ओरिजिनल तीर होते हैं ना, जो हमें मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, नाटक वगैरह में, वैसे नहीं होते, छोटे-छोटे होते हैं साइज़ में वो। लेकिन वो तीरों में जो प्रकार से देखा जाए ना, तो वो जो इतने ज़्यादा पहने होते हैं कि उनकी जो चोट लगती है, तो फिर इंसान सामने वाला घायल हो ही जाता है। तो वही वाली बात है कि देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो दोहे में एक पंक्ति सोच कर या 2 पंक्ति सोच कर ये मत सोचना कि यार क्या ही गहराई होगी इस पंक्तियों में। पंक्तियाँ जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि वाह यार! 2 पंक्तियों में कितनी गहरी बात कर दी है। पढ़ेंगे आगे हम। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में ही दिखाई पड़ता है। अधिक स्तरों पर तो इसकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इसकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर व्यंजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता है। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियाँ देखो आप, है ना? वही बात सुनो, अनुभव और हाव-भाव जो भी है ना, वो सबकी एक प्रकार से क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो व्यक्त की जाती है। कैसे व्यक्त की जाती है? या तो आप मौन रख के व्यक्त करोगे सांकेतिक भाषा में, तो सांकेतिक भाषा को भी लिख के बताना पड़ेगा ना। तो वो देखो कैसे बता रही है यहाँ पे, कवि ने कैसे बताया है, वो भी बताऊँगा आपको। व्यक्त करके सांकेतिक भाषा में। सांकेतिक भाषा में व्यक्त नहीं किया तो मुँह से बोल के व्यक्त करोगे, और मुँह से बोल के कैसे व्यक्त करोगे? कभी गुस्से में, कभी रोकर, कभी चिल्लाकर, कभी हँसकर। ये हम पढ़ते हैं, जब विभाव अनुभव पढ़ते हैं, वहाँ विस्तार से हम इसकी चर्चा करते हैं। काव्यशास्त्र जल्दी शुरू करेंगे, तब विस्तार से और पढ़ेंगे। अब देखो इस पंक्ति में देखो, है तो 2 पंक्तियाँ दोहे की, लेकिन जो इसका अर्थ है ना, वो कहाँ पे खुलेगा जाके? हाव-भाव में, जो चेहरे के हाव-भाव है ना, वहाँ पे। कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, सोहब करे बहुनी हँसे देन कहे नट जाए। लेकिन बातों का रसीला जो कृष्ण है ना, बहुत बातें करता है ऐसा बिल्कुल। तो आज क्या किया, गोपी ने जाके चुपके से उसकी मुरली उठा ली और छुपा ली। अब वो बातों में लगा हुआ तो उसको पता नहीं कहाँ पे है। तो जैसे उसका हाथ गया साइड में मुरली के लिए, पता चला है ही नहीं यार, है ही नहीं। तो वो बोलता है कि यार दे दे यार, ऐसा मत कर यार, तूने किसी ने ले ली। तो क्या करती है, सो करे, कसम खा रही है। मतलब यार देखो यार, उन गोपियों को ये शर्म नहीं आती कि सामने कृष्ण है, एकदम परमपिता परमेश्वर, झूठी कसम खा रही है, बोला तेरी कसम हमने तो नहीं ली, है ना? और बोहरी हँसे, और एक तरफ दोनों एक दूसरे की तरफ देखे गोपियाँ, तो बोहे है ना आँख के ऊपर जो ये होती है, मना कर रही है, "ऐ बताना मत, चुप रहना" कहता है बिल्कुल। और देन कहे नट जाए, और जैसे ही कहती है कि दे दे यार दे दे, मना कर देती है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से दूँ ऐसा बिल्कुल। तो वो वाली बात है। अब ये बताओ, इस दोहे को किस तरह गहराई में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना हम, ये बताओ? इतनी छोटी-छोटी पंक्तियाँ हैं देखो, कि बतरस लालस लाल की मुरलीधरी लुकाए, तोह करे बोहनी हँसे देन कहे नट जाए। लेकिन अर्थ कितना गहरा खुल रहा है इसमें देखो आप। बस यही है, सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगन घाव करे गंभीर, है ना? ये वाली। और भी बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया आपने सुने ही होंगे यार, कि नासा मोरी नचाई द्रव्य करी कका किस्तों, काटे सी कसके ये गड़ी कटीली बहू, और ललन चलन सुनी पलन में असवा झलके आई, बहीन लखाई न सके न हो झूठे ही जमवाई। अब इसका भी आपको पता है ना कौन सा वाला संचारी भाव है यहाँ पे, अविद्यता, है ना? अविद्यता ही है ना सीमा में इसका, अपन ने डिस्कस किया था एक बार। इन ललन चलन सुनी पलन में असवा झलके आई। यहाँ पलन का अर्थ है, बिल्कुल, बिल्कुल। अविद्यता एक प्रकार का संचारी भाव है। 33 संचारी भावों में अविद्यता संचारी भाव होता है। इसमें होता है मनोभावों को छुपाना। अब देखो कैसे छुपा रहा है यहाँ पे,
कि ललन चलन सुनी पलनों में। अब पलन का अर्थ होता है पल के, आँखों के जो पलक है ना उसमें आसमां झल गया कि यार ललन चलन सुनी के है ना मतलब प्रकार से वही लखाई न सुखी न हो झूठे ही जब आए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पिया से दूर जाने का जो है ना वो दुःख तो है ही सही, तो उसमें भी वो क्या बोलते हैं आँखों में आँसू आ रहे हैं लेकिन क्या कर रही है वो कि भई लखाए न सखी न हो, झूठे ही जमुआए। जब उसके मित्र ने देख लिया कि ये दुखी है किसी बात से, ललन-चलन सुन के कि पिया के जाने के या पिया से दूरी के बारे में सुनकर वो दुखी है और रो रही है, लेकिन क्या कर रही है वो उसके सामने पिया के सामने बोल नहीं रही कि मैं रो रही हूँ। तो वो झूठे ही जमुआए, बोला यार कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही आलस ले रही थी, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आँसू वगैरह आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है ये तो कहता है बिल्कुल, दुखी नहीं हूँ मैं। इसे बोलते हैं अविता संचारी भाव। तो अर्थ भी गहराई में खुल रहा है यहाँ पे, ये भी एक दोहा है। बहुत सारे आपने पढ़े होंगे तंत्री नाद कवित रस तरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े तिरेज बूढ़े सब अंग फिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर वो घटिये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। और वो देखो कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। अगर ये पंक्तियाँ आती है नीचे आगे आएगी सही तो इनका अर्थ भी समझाएंगे, नहीं आती तो भी समझाएंगे। कि भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी जी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी लिया है। अब इन सब में देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अनुसार बात करते हैं, हमको ज्ञानी नहीं बनना। बतरस लालच लागी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पद्माकर मिलेगा लेकिन आपको चूज बिहारी करना है, क्योंकि बिहारी जब चूज करोगे तो बतरस लालच लाल की याद रखना। लेकिन पंक्ति आएगी फागो की भीड़ अभीरन में भीतर ले गई गोविंद गोरी। तो इन दोनों पंक्तियों में कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है आपको, मुझे तो होता था पर मुझे याद हो गया कि ब से बतरस ब से बिहारी जी है और फागो की भीड़ प से फागु या प से पद्माकर, क्योंकि प और फ जो है वो एक ही वर्ग के वर्ण है ना। तो वैसे मैंने याद कर लिया था। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। नासा मोरी नचाए दरगवानी ललन चरण सुनि पलन में ये पूछी गई है कि इन पंक्तियों में कौन सा संचारी भाव है, और कभी शायद मुझे लगता नहीं है कि ये इसलिए पूछी है कि ये किसकी पंक्तियाँ है। बाकी बिहारी की पंक्तियाँ बताऊंगा मैं आपको अभी। ये देखो कि भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी जी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। विशेषतः शोभा या कांति सुकुमारता विरहता विरह की शीर्णता आदि के वर्णन में कहीं कहीं पर तो वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में ही हो गई है। जैसे इन दोहों में देखो पत्रा की तिथि पाइये वह घर के चौपा नित्य नोतु पुणे रहे आनंद उपजात है ना। कुल मिला के बात ये है कि वो नायिका जो है इतनी सुंदर है कि चारों तरफ चांदनी चांदनी बिखेरी रहती है, ऐसा लगता है कि जो है पूर्णिमा ही पूर्णिमा रोजाना है। तो ये हो गया ना अतिशयोक्ति पूर्व वर्णन। रूप का अतिशयोक्ति वर्णन करते हैं, जैसे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार छाने परिपेक्ष डरन सके न हाथ छुआए और झिझकत है गुलाब के झवा झवाहित पाए। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इत आवत चली जात उती चली 6-7 तक हाथ चली हिंडोरे से रहे लगी उसासन साथ है ना। ये नायिका यहाँ पे खड़ी हुई है, तो मतलब उसको विरह इतना ज़्यादा है कि वो जैसे सांस लेती है ना तो सांस के साथ ही वो आगे चली जाती है, ठीक है पीछे चली जाती है। सॉरी सांस लेंगे तो अंदर लेंगे ना, तो अंदर लेती है जब सांस तो वो पीछे चली जाती है और जब सांस छोड़ती है तो आगे चली जाती है। इतनी ज़्यादा वो पतली दुबली या हो सकता है कि वो कुपोषित हो चुकी है पिया के विरह में, है ना। ये पंक्ति यहाँ पे व्यक्त होती है। चलिए हिंडोरे से, हिंडोरा क्या होता है पेंडुलम, हिंडोरे जो है ना हिंडोला जिसे बोलते हैं डोलना। फिर जतननी शिशिर ऋतु सही बिरहनी संताप बसी वे को ग्रह वृद्धि हसी वे को ग्रीष्म दिनन प्रयोग परोसनी पाप और आडे दे आले बसंत जाड़े हूँ की राती साहस करके सने हैं बस सखी सबे दिख जाती। नहीं है बिल्कुल इम्पोर्टेंट। अनेक स्थानों पर इन्होंने व्यंग्यार्थ को स्पष्ट करने के लिए भी बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल प्रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी के बहुत सारे हैं, पर यहाँ दोहे को उदाहरण ही पर्याप्त होंगे कि दिलठी परोसने ईट हवे कहे जो गए सयान सबे संदेश से कहीं कहो मुस्काहट में मान। बहुत बढ़िया। नए बिरह बढ़ती विथा थरी विकल जिए बाल दिल की दे की परोस से दो हंसी हंसी तीय काल। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं याद करना। अब इम्पोर्टेंट क्या बिहारी सबसे पूरी इम्पोर्टेंट तो 713 थोड़े तो याद कर लेंगे अपन।
नहीं करेंगे ना। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का गुण जो इतना प्रसिद्ध है, वो बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल रही होती, तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस भी नहीं होता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गागर में सागर भरना। अलंकार की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता के साथ की है। किसी किसी दोहे में तो कहीं कहीं अलंकार उलझ पड़े हैं, उनके कारण कहीं कहीं पर बंतापन नहीं आया है। और संगति विरोधाभास की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियां नीचे दी गई है कि द्रग उर्जत पुटम पुटम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन ही है दई दई नई रीति है ना। ये मिलन वाला जो श्रृंगार रस है ना, उसकी पंक्तियां ही हैं। अलंकार में पूछ जाती है ये पंक्तियां ज्यादातर कि कौन सा अलंकार है, इन रूपक अलंकार है। ये देखो मेरा फेवरेट छंद है यार, ये बहुत ज्यादा। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जो बूढ़े सब अंग। दोहा है, इसमें कोई डाउट नहीं करना आप बिल्कुल भी, ठीक है ना। काउंट करना आना चाहिए आपको। मतलब यार किसी भी प्रकार का जीवन में कोई सा भी राग हो, तंत्र मंत्र करना हो या फिर आपको म्यूजिक सीखना हो या गाना करना हो या रस सीखने हो, कविता करनी हो, सिंगर बनना हो, प्रेम करना हो, रति रंग है ना, सब में क्या करवाएगा। अन बूढ़े बूढ़े जो इसमें नहीं डूबे ना, इन सब चीजों में अपने आप को नहीं डूबे हैं, वो तो डूब गए, अर्थात वो पार नहीं कर पाएंगे। परंतु तेरे जो बूढ़े सब अंग, और जो सब अंगों के साथ इसमें डूब गए हैं, पूरी तरह से स्वयं को निछावर कर दिया है, वो तो भाई तिर गए हैं, एक प्रकार से वो पार लग गए हैं, तैर गए हैं ना। तो दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। एक दोहे में तो रूपक व्यंग्य है, क्या है। करे चाह सो चुटकी के खरे उड़ा हो नैन लाज नवाए तरफरत करत खुद सी नैन। ठीक है, छोड़ सकते हैं। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पष्ट नहीं है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। ये इस प्राण में कैसी गंभीर तन्मयता है, ठीक है, छोड़ सकते हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मन हवे जात अजो वह वहीं जमुना के तीर। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में देखा था, ठीक है ना। तो सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, ठीक है ना। इस प्रकार से दृश्य जो है ना, उसका वर्णन किया जा रहा है, कोई भी दृश्य जो है। सघन कुंज सघन सघन कुंज छाया सुगंध शीतल सुरभि समीर, इस तरह प्रकार से हवा चल रही है। तो मन होए जात अजो वही जमुना के तीर है ना, वो जमुना के तीर की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो ये खिला रहा है मुझे, वो फलाने फलाने फील की तरह मुझे फील दे रहा है, ठीक है ना। जमुना के तीर वाली याद दिला रहा है ना। मन हवे जात अजो वह वही जमुना के तीर। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियां भी बहुत सी कही है, इनमें बहुत सी बातें नीति संबंधी हैं। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि बिहारी के जो काव्य में नीति संबंधी दोहे भी मिलते हैं हमको, श्रृंगारी दोहे भी मिलते हैं हमको, छुटपुट योग के दोहे भी मिलते हैं हमको, ज्योतिष आचार्य संबंधित दोहे भी मिलते हैं हमको, भक्ति से संबंधित दोहे भी मिलते हैं हमको, और उपदेशात्मक जिसे कहते हैं ना सत्संग वाले प्रकार के दोहे भी मिलते हैं हमको। और बताते हैं बाकी कि नीति संबंधित है ना, इस सूक्तियों में तो वर्णन वैचित्र्य शब्द वैचित्र्य प्रदान करता है। अतः उनमें से कुछ एक गणना अस्थल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र्य के लिए बिहारी ने तो बहुत ही कम दोहे रचे हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुणो दीपक देह तव प्रकाश करे तो भरियो जित्या स्तने है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रकार। भाई दीपक उतनी देर जलेगा जितनी देर तक उसमें तेल रहेगा। उसी प्रकार इंसान को जितना जितना प्रेम रहेगा, वो उतना ही ज्यादा तरीका से अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है ना। कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराय जब जा वा खाए बोराय। अब इसको मैं बढ़िया अच्छे से देखना। अब ये हो जाएगा अपना कौन सा दोहा शब्द, पहले तो याद रखो आप। दूसरा ये है कि यमक अलंकार का उदाहरण है, 1000 बार पूछा जाता है। तीसरा याद रखना बिहारी का, क्योंकि जब हमको चार ऑप्शन एक साथ दिखते हैं ना, बिहारी, भारतेंदु, तुलसी, ये सब, तो हम हो जाते हैं पागल, कबीर वगैरह सब है ना। उस टाइम पे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो कनक कनक ते सो गुने, भाई ये जो वाला कनक है पहला, और ये दूसरा, मतलब ये जो पहला वाला कनक है ना, ये कनक से 100 गुना मादकता अधिक है। ये जो पहला वाला कनक है ना भाई, ये दूसरे वाले कनक से 100 गुना ज्यादा मादक है, नशीला है। अर्थात पहला वाला कनक कौन सा हो गया फिर तो, सोना हो गया, या फिर वो गांजा वाला हो गया, बोला सोना हो गया। क्योंकि जो सोना है ना एक प्रकार से उसका स्वर्ण का,
वो जो कनक है ना, कनक, तो धतूरा जो होता है ना, वो उसका तो नशा होता ही है। तो बोला जो सोने का जो नशा है ना, वो धतूरे के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वह खाए बुराई जग, जग या नर, तो उसको खा के तो लोग बुराते ही हैं किसको, धतूरे के होता है ना। तभी तो आया ना कि कनक कनकते सो गुने, मादकता अधिक आए। पहले कनक का अर्थ हो जाएगा स्वर्ण, दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। तो अब यहाँ पे आया कि वह किसके लिए आया, तो वह खाए जोराए बोराए जग, है ना। बताओ खाओगे किसको, ये बताओ, सोने को खाओगे कि नहीं खाओगे ना, धतूरे को। तो वह खाए बोराए जग, अर्थात धतूरे के लिए आया पहला वो, और या पाए बोराए जग। अब किसको पा लिया हमने, सोने को, है ना। तो इसलिए वह आया है दूसरे वाले कनक के लिए, और यह आया है पहले वाले कनक के लिए। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया तो मैसेज करना, वो समझ में आया तो बताना मुझे, है ना। ये देखो अगला वाला कितना बढ़िया है ना, अलंकार खेलने के लिए। तो पर वारु उर्वशी सुंदरादि का सुजान, 25वां दोहा है ये। तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, है ना। मोहन तो ये 3 बार उर्वशी आया है यहाँ पे। उर्वशी 1, उर्वशी 2, उर्वशी 3। तो मोहन तो पर वारु उर्वशी, बहुत बढ़िया। फिर तो मैं उर्वशी को भी वार दूंगा। कैसे, जाहिर सी बात है, आपके सामने जो आपकी प्रेमिका बैठी हुई है शायद, है ना। तो उसके सामने जो अप्सराएं वगैरह है वो हमको कुछ बतानी ही पड़ती है ना। तो वही वाली बात है कि तोपर वारु उर्वशी दादी का सुल्तान। हालांकि इस दोहे का सबसे बड़ी पृष्ठभूमि ये है कि सखी कह रही है दूसरी सखी से, ठीक है ना, कि तेरा जो नायक है वो तो बहुत शानदार आदमी है, तो टेंशन मत ले इसमें बिल्कुल। वो तो ऐसी ऐसी बातें करता है, क्या कहता है कि तोपर वारु उर्वशी, कि तुझ पे तो वो उर्वशी अप्सरा को भी, है ना, मार सकता है। राधिका सुजान, तो राधिका की तरह उसकी जान कहीं ना कहीं देखा जाए तो, है ना। या फिर कृष्ण भी कह सकते हैं राधा से। देखो बिहारी स्तर से ये प्लेस में बहुत अर्थ खुलते हैं यहाँ पे, हर दोहे के। कि तो पर वारु उर्वशी, कि तेरा जो पति है वो मुझसे कह रहा था कि तुझ पे तो उस स्वर्ग की अप्सरा को भी मार सकता है। तो पहले उर्वशी का अर्थ हो गया अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा। तो पर वारु उर्वशी, अब ये स्वर्ग की अप्सरा कौन हो गई, ये उर्वशी जिसे हम पढ़ते हैं ना, कि सिंग से बाहें मिला करके लड़ सकता हूँ, है ना, पर फूल के आगे असहाय हो जाता। उर्वशी जो रचना है ना हमारे दिनकर जी की, जिनको ज्ञानपीठ मिला, ये उर्वशी वही है स्वर्ग की अप्सरा। तो तुझ पे तो वो स्वर्ग की अप्सरा को भी वार सकता है, कि सुन राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर मतलब दूसरा जो उर्वशी आया है, ये आया है हृदय में बसी। तो मोहन के हृदय बसी है उर्वशी समान, ठीक है ना। जैसे जो वो हृदय का जो आभूषण होता है ना, तीसरा आया आभूषण के लिए। जैसे आभूषण 24 घंटे हमारा लगाए रहता है ना, तो क्या हृदय से संबंध, तो बड़ा तो वैसे उसके दिल में बस, तो सबसे ज्यादा लाडली है उसके लिए, तो सबसे ज्यादा प्यारी है। क्या तेरे लिए तो वो किसी भी हीरोइन को, किसी भी अप्सरा को त्याग सकता है, इसलिए तो उसकी बात मान जा। ऐसे सखी समझा रही है अपनी सखी को नायक की तरफ से, ठीक है ना। वो कृष्ण और राधा का संदर्भ तो हम पढ़ ही सकते हैं। देखिए चलते हैं कि बिहारी के बहुत सारे दोहे तो आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने। देखो वही वाली बात है यार, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी कोई नया पैराग्राफ आता है तो उसकी पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति इंपॉर्टेंट होती है। आरपीएस की असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 17 मार्च 2024 को ये क्वेश्चन आया था कि बिहारी सप्तशती के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। ये पंक्तियाँ किस आचार्य ने लिखी है, तो किसने लिखी है ये, शुक्ल जी। शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने तो पता है वो उत्तर प्रदेश के लोगों की और ये बिहार वगैरह के जो दोस्त वगैरह उनसे बात करते करते हैं, मैं भी शुक्ल जी को शुक्ल जी बोलने लग गया। वो शुक्ल जी को शुक्ल जी बोलते हैं। एक दो वैसे दोस्त हैं मेरे जो इर्द गिर्द को इंद्र गिद्र बोलते हैं, समृद्ध को समुद्र बोलते हैं। वो उनकी जो स्थानीय भाषा है ना, उसका थोड़ा सा प्रभाव आ ही जाता है। बिहारी की कृति हो तो कोई भी कृति होती है ना, कि ये बिहारी सतही कृति कैसे लिखी, तो कीर्ति बोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं। बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने ग्रहित भावों को अपनी प्रतिभा के बल से इस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं पर अधिक सुंदर रूप दिया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य है, वाक्य रचना कैसी है, सुव्यवस्थित है, और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित
प्रणाली पर है। यह बात बहुत कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई गई है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं तो गड़ंद शब्दों का व्यवहार किया है। पर बिहारी की भाषा इस दोष से बिल्कुल मुक्त है। तो अभी तक तो हमने बिहारी की तारीफ ही तारीफ पढ़ी है, तो कभी भी कोई नेगेटिव पॉइंट आ जाए तो आप समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं बिहारी शब्द की विशेषता नहीं है। ठीक है। दो एक स्थल पर स्मरण के लिए समर ऐसे कुछ विकृत रूप जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। और मैसेज आ रहा है कि नेटवर्क काम कर लो। हाँ। कि जो भी ये नहीं जानते हैं कि क्रांति को संक्रमण भी कहते हैं। अच्छे साहब के अर्थ में संस्कृत शब्द है। रोज राय के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है। और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहार हुआ है। सोन जाय का अर्थ जो है स्वर्ण जाति से निकला है। जूही से कोई मतलब नहीं है। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द है। और वार्त का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये पंक्तियां है ना। चलती ब्रजभाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में नहीं आए तो बेचारे बिहारी का क्या ही दोष। बिहारी जी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सच्चाई नहीं लिखी है, पर नक्षिक नायिका भेद षट ऋतु के अंतर्गत उन्हें श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। और कई टीकाकारों ने, अब जब बताओ लक्षण ग्रंथ के रूप में लिखना तो क्या होता है ना कि सोच के लिखना है ना। लक्षण ग्रंथ मतलब होता है अनुकरण करना। फिर तो किसी संस्कृत के ग्रंथ का अनुकरण करना। ठीक है ना। फिर उसे हम कहते हैं लक्षण ग्रंथ के रूप में। अर्थात इसमें जो नायिका भेद पे अलग चैप्टर लिखा हुआ है, श्रृंगार रस पे अलग चैप्टर लिखा हुआ है, छंद पे अलग चैप्टर लिखा हुआ है। परंतु इनडायरेक्ट तरीके से नक्षिक नायिका भेद षट ऋतु ये सब चीजें आ गई है ना। इसलिए इसको काव्यशास्त्री ग्रंथ कह सकते हैं हम। क्या बिहारी सच से लक्षण ग्रंथ है? बिल्कुल नहीं है। पर क्या काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है? बिल्कुल है। ठीक है ना। इसीलिए कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्य क्रम के साथ भी रखा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसलिए हमने बिहारी के रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आका गया है, उससे अधिक रखना कि बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों में समझना चाहिए जो किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है ये, कि जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देखकर घंटों वाह वाह किया करते थे, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्बल धारा में कुछ देर अपना मन मगन करना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लो कोई गहरा भाव सुनना चाहता है, ठीक है ना, तो वो क्या ही करेगा इस प्रकार से बिहारी सत्सई के जो दोहे पढ़कर, जिसमें श्रृंगारिकता और सहयोग श्रृंगार के पद अधिक मात्रा में मिलते हैं, उसको तो कोई ऐसी गहरी बात भी, ऐसी बात नहीं बिहारी के यहाँ गहरी बात नहीं मिलेगी। और ये तो वही बात हो गई कि जैसे तो यार कोई तलवार पे, तलवार से वो करते हैं ना अपन जो अटकेलियाँ दिखाते हैं तलवार से, बोला वो दिखा रहा है, बोला यार कला है, बिल्कुल अच्छी बात है, तो उससे उसका मन थोड़े लगेगा। हो सकता है 5 मिनट के लग जाए, 10 मिनट के लिए लग जाए, पर वो उसकी में खो के थोड़े रहेगा ना कि यार क्या बढ़िया तलवार चला रहा था, नहीं खोएगा। कोई रस्सी में चल रहा है, अच्छा करतब दिखा रहा है, बढ़िया है, सर्कस से मजा आ रहा है, परंतु मन थोड़े लगा रहेगा उसमें कि हाँ बस उसी में खोए हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे शुक्ल जी जो है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी मात्रा में कमी बता रहे हैं कि बिहारी में भले ही हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देखकर लोग घंटे वाह वाह किया करते हैं, पर हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव जो चाहते हैं ना, वो उनको संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार बिल्कुल नहीं करता है जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का आभ्यंतर, हालांकि ऐसी बात नहीं है, हमने बहुत सारे दोहे ऐसे पढ़े हैं जिनकी चोट बहुत गहरी ठहरती है, परंतु पूरा बिहारी सब सही उस प्रकार का ग्रंथ नहीं है कि उसमें वैसी चोट हमको बहुत लंबे समय तक मिले। ठीक है ना। कहते हैं ना कि यार ऐसा सुना यार कि दिल को छलनी छलनी कर दे एकदम से, बढ़िया सा है ना। मैं भी याद करता हूँ कोई बढ़िया सा छंद मुझे याद आता है तो अपना वाला, ताकि छलनी छलनी हो जाए। यदि घुले हुए भाव का आभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता है तो वे एक दोहे पर ही संतोष नहीं करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सब गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहे पर नहीं पड़ता है।
दूसरी बात ये है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप, ये उदात्तता आ गई ना, कितनी बड़ी बात है। उदात्तता का मतलब होता है श्लील तरीके से वर्णन करना। एक होता है अश्लील और एक होता है श्लील। श्लील मतलब होता है स्वच्छ, सुंदर, पवित्र, और एक होता है अश्लील, इसके बारे में आपको पता है सही। तो उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। उदार एक प्रकार से आदर्श चीज हम जिसे कह सकते हैं ना, तो बहुत प्यारी हो, है ना, वही वाली बात है। दूसरी बात ये है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्तता जो है बिहारी के काव्य में नहीं मिलती है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्चभूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। देखो, श्रृंगार अलग चीज होती है, प्रेम अलग चीज होती है। तो श्रृंगार है, पर प्रेम की उच्चभूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। जाहिर सी बात है, जब हम प्रेम में होते हैं ना, तो हमको हाँ, उन्नी सूरत वाली जो लड़की होती है, जो बिना किसी श्रृंगार के मेहनत करते हुए जैसे पसीने टपक रहे भले, ठीक है, वो भी ज्यादा सुंदर लगती है कहीं ना कहीं, ऐसा बिल्कुल, है ना। और वो जो स्त्री जो एकदम ऐसी वगैरह बैठी हुई है, खूब सारा श्रृंगार करके बैठी हुई है, और भी हो सकता है बहुत सारी चीजें कर रही हो सकता है वो मन को न भाए तो न भाए। तो यही वाली बात कुछ जी कहते हैं कि भावों का बहुत ही उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता बात माने उनकी मेकअप वाली जरूर है, परंतु नेचुरल ब्यूटी उनके काव्य में नहीं है। अर्थात प्रेम की उच्चभूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया है यार, ये बिहारी को हमने पढ़ा और बहुत मजा आया। और इनका एक है से ना, कहत नटत बीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। क्या है ना, लिखा हुआ नहीं है ये, मुझे पता है आप सबने सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को वो बच्चे भी देखेंगे जिन्होंने हो सकता है पहली बार ही सुन रहे हो। तो कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। नैनन ही सो बात। क्या होता है ना कि एक बार क्या हुआ है कि किसी के घर में दूर की चाची मर गई है। दूर की जो दादी है वो बहुत परदादी है, बहुत बूढ़ी है, तो कोई दुख नहीं है उनके जाने का, बस ये है कि यहाँ चले गए हैं, तो वो चौथा वगैरह करना पड़ता है ना। तो सारी सभा वगैरह बैठी हुई है। तो उसमें क्या हुआ ना, दूसरे गाँव से एक लड़का आया है, जो मतलब इस घर की एक लड़की थी, उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, है ना। तो वो उससे कुछ बात कह रहा है कि कहना, है ना, मतलब इशारों में बोध कर रहा है वो। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो हिंदी साहित्य में ना इतनी सुंदर पंक्तियाँ और इतनी ज्यादा क्रियाओं का प्रयोग जो है किसी साहित्य की किसी भी कविता में नहीं हुआ है, एक पंक्ति में तो खास करके, यानी कि एक छंद में। तो कहत, उसने कुछ कहा इशारों में, उसने मना कर दिया, कहत नटत मना कर दिया, नहीं नहीं, इंसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, लोग बैठे हो, मजा नहीं आएगा। तो वो रीत जा रहा है एक प्रकार से, सब बिल्कुल, है ना। ठीक है, कहत नटत रीजत खिजत, बोला यार चल यार थोड़ा सा, तो वो खींच जाते कि पागल है क्या, तुझे समझ में नहीं आ रही क्या यार, है ना। तो मिलत खिलत लजियात, वैसे मिलने वाली बात के लिए वो फिर वही वाली बात है कि इशारों में बात कर दे, फिर वो सामने वाला खुश हो जाता है। तो कुल मिला के बात है कि शब्द मुंह से एक नहीं निकला है, आंखों ही आंखों से संकेतों से बात हो रही है। खुश भी हो रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, चिड़चिड़ापन भी दिखा रहे हैं, और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो पूरे के पूरे भवन में नैनो ही नैनो से सारी की सारी बातें कर भी लिए। तो ये भी बिहारी का बहुत श्रेष्ठ दोहा था। इसके अलावा तंत्री नाद वाला हमने पढ़ ही लिया, जहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न आता है अपना तोपर वारू उर्वशी से आता है, वो पढ़ ही लिया हमने, तोपर वारू उर्वशी सुंदर का सुजान, जहाँ से प्रश्न आता है। एक अपना वो है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटे वृषभानु जा वे हलदर के वीर। इसको याद रखना, ये चिरजीवो जोरी जुरे, है ना। काफी सारी वीडियो में काफी बार ये पंक्तियां मैंने बताई हुई है, आपने बताया हुआ है इसका। फिर भी कोई डाउट रहेगा मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना मुझे। और इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट दोहा है जिससे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कनक कनक के सो गुने याद रखना, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसके अलावा नेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, चार तन की झाई परे श्याम हरि दुती हुई। पहला जो छंद है ना, ये हरी सबसे का 1000 बार पूछा गया है, वो पूछा जाएगा आगे भी। ठीक है, इसके अलावा मोटा मोटा मुझे याद नहीं आ रहा है। शुक्ल जी ने जो दोहे बताए उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। बिहारी सत्सई की विशेषता बता दी है। बिहारी सत्सई का जो भी टीकाएँ लिखी गई है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। बिहारी के बारे में कौन कौन सी पंक्तियाँ शुक्ल जी ने कही है उनको भी हमने विस्तार से पढ़ लिया है। और चिंतामणि त्रिपाठी को पढ़ ही लिया है हमने। तो मोटा मोटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। काफ़ी लंबा चलेगा, ये रीति ग्रंथकार कभी पढ़ रहे हैं हम, है ना। मंडन को कल पढ़ते हैं यहाँ से, कल पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ठीक है, क्लास
खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो मैसेज करना फिर।